अमूमन जब हम किसी इंसान को खोजने या ट्रैक करने की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सीधा एक जीपीएस पिंग का ख्याल आता है। बिल्कुल, किसी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ बिंदु। हाँ, मतलब सब कुछ बहुत ही साफ और सटीक होता है, बाइनरी की तरह। या तो सिग्नल है या फिर नहीं है। सही कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की ऐसी ही आदत हो चुकी है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि वो जीपीएस सिग्नल है ही नहीं। बिना जीपीएस के? हाँ, मान लीजिए किसी विशाल और दुर्गम रेगिस्तान के बीच कोई इंसान छिपा है। अच्छा। और उसे खोजने का एकमात्र तरीका है उसके सीने में धुड़क रहे दिल की बेहद कमजोर, लगभग अदृश्य चुंबकीय तरंगों को पकड़ना। बाप रे, सिर्फ धड़कन से? जी, वो भी 1 या 2 मीटर से नहीं, बल्कि पूरे 64 किलोमीटर यानी लगभग 40 मील दूर से। क्या बात कर रहे हैं, 64 किलोमीटर? हाँ, तो क्या ये मुमकिन है? आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन इसी सवाल का जवाब खोजना है। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2026 में ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक अमेरिकी एयरमैन की खोज के बारे में, और एक बेहद रहस्यमयी तकनीक जिसे घोस्ट मर्मर का नाम दिया गया है। घोस्ट मामा, नाम तो काफी डरावना है। बिल्कुल। और आज मेरे पास डार्पा की कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ रक्षा दस्तावेज हैं और लेटेस्ट साइंटिफिक पेपर्स को एक पूरा बंडल है। और इन्हें पढ़ने के बाद मुझे यकीन है आपका दिमाग घूम गया होगा। सच में घूम गया है। मतलब 64 किलोमीटर दूर से सिर्फ इंसान की धड़कन महसूस करना। देखिए, इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दावा सिर्फ किसी मिलिट्री ऑपरेशन की सफलता नहीं है। तो और क्या है? अगर ये सच है ना, तो ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के उन बुनियादी नियमों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है जिन्हें हम हमेशा से सच मानते आए हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले उस घटना पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, उस दिन हुआ क्या था? इन दस्तावेजों को खंगालने पर जो कहानी सामने आती है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अच्छा। बात अप्रैल 2026 की है। ड्यूक 44 ब्रावो कॉल साइन वाला एक F-15E लड़ाकू विमान ईरान के इस्फहान शहर के पास क्रैश हो जाता है। दुश्मन के इलाके के बिल्कुल बीचों बीच। एकदम सही। पायलट इजेक्ट करता है और जमीन पर सुरक्षित आ जाता है, लेकिन वो लगभग 36 से 48 घंटे तक दुश्मनों से बचता हुआ उन बीहड़ पहाड़ियों में छिपा रहता है। और यहाँ पर एक बहुत अहम डिटेल है जो हमें इस कहानी को समझने में मदद करती है। हाँ, वो क्या? हर फाइटर पायलट के पास एक सर्वाइवल रेडियो होता है जिसे सी सेल बीकन कहते हैं। हाँ, जो सैटेलाइट के जरिए जीपीएस लोकेशन भेज सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस पायलट ने उसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया। क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस मेंटेन करना था, राइट? एकदम सही पकड़ा आपने। अगर वो बार बार रेडियो पिंग भेजता तो दुश्मन सेना उसका सिग्नल इंटरसेप्ट कर लेती। मतलब अपनी ही लोकेशन दुश्मन को बता देना। तो पायलट पूरी तरह से शांत था। हाँ, और ऐसे में बचाव दल को उसे ढूंढना था, जो कि रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। और वो सुई थी उस पायलट के दिल की धड़कन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खोज का पूरा श्रेय घोस्ट मर्मर तकनीक को दिया गया, जिसे शायद किसी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर या ड्रोन पर लगाया गया था। जी। और इस घटना के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया था। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। उन्होंने दावा किया कि CIA ने एक नई तकनीक से उस पायलट को 40 मील दूर से ही स्पॉट कर लिया। अब यहाँ मैं अपने सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक पक्ष या नेता का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ विज्ञान को समझना है। जी, हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो राजनीति को किनारे रखते हैं। एकदम सही। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मेरा पहला सवाल यही था कि क्या हमारा दिल कोई रेडियो ट्रांसमीटर है? देखा जाए तो कुछ मायनों में हाँ। सच में? मतलब मीलों दूर से कोई धड़कन को कैसे देख सकता है? इसका जवाब मैग्नेटोकार्डियोग्राफी या MCG की फील्ड में छिपा है। देखिए, हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने की मशीन नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? जब दिल की मांसपेशियां धड़कने के लिए सिकुड़ती है ना, तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है। ECG की तरह? बिल्कुल, ECG की तरह। और फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, इंसान का दिल पूरे शरीर में सबसे मजबूत मैग्नेटिक सिग्नल पैदा करता है। लेकिन एक सेकंड, मजबूत का मतलब यहाँ क्या है? अगर ये इतना मजबूत होता तो मेरे सीने से लोहे की चाबियां चिपक जानी चाहिए थी। नहीं, मजबूत सिर्फ हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले है। ओहो, समझ गया। असल में ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। इंसान की धड़कन का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 50 से 100 पिको टेस्ला के बीच होता है। पिको टेस्ला? इसे हम आम जिंदगी में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी का अपना जो प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से कंपास काम करते हैं, वो दिल की धड़कन के क्षेत्र से लगभग 10 लाख से 1 करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली है। बाप रे, मतलब दिल का सिग्नल ना के बराबर है। बिल्कुल।
मेडिकल साइंस में पहले इसे मापने के लिए स्क्विड सेंसर्स का इस्तेमाल होता था। स्क्विड। हाँ, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्हें काम करने के लिए शून्य से भी बहुत नीचे के तापमान की जरूरत होती थी। मतलब क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, लिक्विड हीलियम वाले भारी भरकम फ्रिज। एकदम सही। और मरीज को एक खास कमरे में रखना पड़ता था जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरह शील्डेड हो। और तब भी जहां तक मैंने पढ़ा है, मशीन मरीज के सीने से बमुश्किल कुछ सेंटीमीटर दूर होती है। जी हाँ, सिर्फ 2 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी से सीधा 64 किलोमीटर, ये जंप तो मतलब नामुमकिन सा लगता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 2026 आते आते क्वांटम सेंसर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है। अच्छा। हाँ, घोस्ट मर्मा का दावा उन पुराने स्क्विड सेंसर्स पर नहीं टिका है। ये जिस नई तकनीक की बात कर रहा है उसे नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स कहते हैं। नाइट्रोजन वैकेंसी। जी, और ये सिंथेटिक डायमंड्स यानी कृत्रिम हीरो के अंदर काम करते हैं। एक मिनट, हीरो के अंदर? तो क्या हम हेलीकॉप्टर पर हीरे लगाकर इंसानों को खोज रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ, ये लैब में बनाए गए खास हीरे होते हैं। ये काम कैसे करते हैं? वैज्ञानिक कार्बन के क्रिस्टल में जानबूझकर एक नाइट्रोजन का परमाणु डाल देते हैं और उसके ठीक बगल में एक जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसे वैकेंसी कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रूम टेम्परेचर पे काम कर सकता है। अरे वाह, मतलब अब उन भारी क्रायोजेनिक फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारे पास बिना फ्रिज वाला हीरा है, लेकिन ये धड़कन को दूर से मापता कैसे है? इसके लिए ODMR नाम की एक प्रक्रिया इस्तेमाल होती है। आसान भाषा में कहूँ तो इस हीरे पर एक हरे रंग की लेजर और कुछ माइक्रोवेव्स डाली जाती हैं। अच्छा। हीरा उस हरी लेजर को सोखता है और वापस लाल रंग की चमक पैदा करता है। ओके, हरी लेजर अंदर गई और लाल चमक बाहर आई। हाँ, लेकिन जादू यहाँ होता है। अगर हीरे के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड जरा सा भी बदलता है, जैसे कोई दिल धड़कता है, तो उस लाल चमक की इंटेंसिटी बदल जाती है। क्या बात है। और वैज्ञानिक इस लाल चमक के बदलाव को नाप लेते हैं। एकदम सही, परमाणु के स्तर पर। यार, ये सब सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। तकनीक तो वाकई कमाल की है। लेकिन मुझे दस्तावेजों में दिए गए फिजिक्स के एक बेसिक नियम पर बात करनी है, जो इस 64 किलोमीटर के दावे को पूरी तरह सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। आप इनवर्स क्यूब लॉ की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, इनवर्स क्यूब लॉ। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड दूरी के साथ बहुत तेजी से कम होता है। बहुत ही तेजी से। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप रात में एक छोटी सी टॉर्च आसमान की तरफ जलाएं, तो पास खड़े इंसान को वो बहुत तेज दिखेगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या वो रोशनी चांद तक पहुंचेगी? नहीं, वो रास्ते में ही फैलकर खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ऐसा ही होता है ना? एकदम सही एनालॉजी है। तो अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी धड़कन का सिग्नल 50 पिको टेस्ला है, तो इस लॉ के हिसाब से 64 किलोमीटर की दूरी पर वो घटकर 10 की घात -31 टेस्ला रह जाएगा, जो कि बहुत ही कम है। और रिसर्च पेपर्स साफ कहते हैं कि ये सिग्नल आज के बेहतरीन सेंसर्स की क्षमता से 18 गुना ज्यादा कमजोर है। आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है। 10 की घात -31 टेस्ला इतना कम है कि प्रैक्टिकल तौर पर इसका वजूद ही नहीं बचता। 64 किलोमीटर दूर दिल का सिग्नल थर्मल नॉइज फ्लोर के भी बहुत नीचे चला जाता है। ये थर्मल नॉइज फ्लोर क्या है? देखिए, हमारे आसपास हवा में, धरती में, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स लगातार रैंडम तरीके से घूमते रहते हैं। अच्छा। उनकी वजह से एक प्राकृतिक चुंबकीय शोर पैदा होता है। इसे थर्मल नॉइज कहते हैं। और ये शोर उस धड़कन के सिग्नल से अरबों गुना ज्यादा होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर फिजिक्स साफ कह रही है कि सिग्नल भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं रहता, तो सेना दावा कैसे कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। डार्पा की रिपोर्ट्स में इसका जवाब AI और ग्रेडियोमेट्री के रूप में दिया गया है। हाँ, घोस्ट मर्मर का बचाव यहीं से होता है। ग्रेडियोमेट्री में वो एक नहीं बल्कि 2 या ज्यादा सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ। क्या ये उन एक्टिव नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है जो हम फ्लाइट में पहनते हैं? ये हुई ना बात। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। तो बाहर का माइक शोर सुनता है और अंदर का सिस्टम उसे कैंसिल कर देता है। ठीक वैसे ही ग्रेवियोमेट्री काम करती है।
जो प्राकृतिक शोर है, जैसे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत दूर से आता है। हाँ। अच्छा, इसलिए वो ड्रोन पर लगे दोनों सेंसर्स पर एक जैसा असर डालता है। सिस्टम उस एक जैसे शोर को माइनस कर देता है, ताकि सिर्फ धड़कन का सिग्नल बच जाए। और ये करने के लिए वो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइन। डार्पा के रैपिड एआई फ्रेमवर्क में लिखा है कि ये डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करता है। वातावरण का शोर सीखता है और उसे रियल टाइम में कैंसिल करता है। हाँ, वो यही दावा करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत बड़ा डाउट है। कैसा डाउट? देखिए, एआई कितना भी स्मार्ट हो, वो जादूगर तो नहीं है। सही बात है। वो सिर्फ मौजूद डेटा प्रोसेस कर सकता है। अगर सिग्नल 64 किलोमीटर दूर थर्मल नॉइज के समुद्र में मर चुका है, तो एआई उसे वापस कैसे लाएगा? बिल्कुल। जो जानकारी भौतिक रूप से वहां पहुंची नहीं रही है, उसे डिकोड कैसे किया जा सकता है? और यही वो सबसे बड़ा पेच है जिस पे दुनिया भर के भौतिक विज्ञानी इस दावे पर आंखें सिकोड़ रहे हैं। मतलब ये संभव नहीं है? जो डेटा है ही नहीं, उसे कोई एआई इन्वेंट नहीं कर सकता। और प्राकृतिक शोर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता। और क्या होता है? बिजली कड़कने से पैदा होने वाली तरंगे, जिन्हें शूमन रेजोनेंस कहते हैं, वो बहुत भारी शोर पैदा करती हैं। और ईरान के उस रेगिस्तान में कोई ना कोई भेड़, बकरी या ऊंट भी तो होगा। उनकी धड़कनें भी तो वैसा ही शोर पैदा करेंगी। बिल्कुल। 64 किलोमीटर पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो लगभग 0 है। कोई एआई काम नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है फिजिक्स इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। तो फिर असल में उस दिन ईरान के पहाड़ों में हुआ क्या था? इसके पीछे कुछ और ही कहानी हो सकती है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के उस मशहूर गाजर और रडार वाले धोखे की याद आ गई। ओ हाँ, वो मिलिट्री डिसेप्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। सुनने वालों के लिए बता दूं, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश वायुसेना ने एक नया रडार सिस्टम बनाया था जी, जिससे वो रात में जर्मन विमानों को मार गिराते थे। जी। लेकिन वो जर्मनी को रडार के बारे में बताना नहीं चाहते थे। हाँ। तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि उनके पायलट बहुत ज्यादा गाजर खाते हैं, जिससे उनकी नाइट विजन जादुई रूप से बढ़ गई है। और दुनिया ने यकीन भी कर लिया। तो क्या ये संभव है कि घोस्ट मरमर का ये 64 किलोमीटर का दावा भी आज के जमाने की कोई गाजर है? मतलब कोई धोखा? इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। डिफेंस एनालिस्ट्स एक मल्टी मॉडल सेंसर फ्यूजन थ्योरी मानते हैं। मल्टी मॉडल सेंसर फ्यूजन? हाँ, इसका मतलब है कि किसी एक जादुई सेंसर ने काम नहीं किया, बल्कि कई तकनीकों ने मिलकर काम किया। तो चलिए इस थ्योरी के हिसाब से कड़ियां जोड़ते हैं। सबसे पहले पायलट का सी सेल बीकन। बिल्कुल। भले ही उसने उसे सिर्फ एक बार ऑन किया हो, क्या उससे एक मोटा मोटा दायरा मिल सकता है? हाँ, सैटेलाइट्स कम से कम 50 या 100 मील का एक बड़ा दायरा तो तय कर ही सकते हैं। ओके, अब 100 मील का दायरा है। इसके बाद क्या? इसके बाद शायद बहुत ऊंचाई से थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल हुआ होगा। शरीर की गर्मी पकड़ने के लिए? जी, ठंडी रात में इंसान के शरीर की गर्मी अलग से दिख जाती है। इससे दायरा 1 या 2 मील रह गया होगा। लेकिन अगर पायलट गुफा में है या चट्टान के नीचे है तो थर्मल कैमरा उसे नहीं देख पाएगा। सही कहा। और यहीं पर शायद असली गोस्ट मरमर की एंट्री होती है, लेकिन 64 किलोमीटर से नहीं। तो कैसे? इन दस्तावेजों में नासा के एक डिवाइस फाइंडर का भी जिक्र है। हाँ, और फाइंडर क्वांटम सेंसर नहीं है, ये एक माइक्रोवेव रडार सिस्टम है। अच्छा। ये इंसान की धड़कन और सांस की वजह से सीने में होने वाले बेहद मामूली मूवमेंट को पकड़ता है। जो मिलीमीटर के बराबर होता है। बिल्कुल। और ये मलबे या चट्टानों के पार भी इंसान को ढूंढ सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक छोटा और शांत माइक्रो ड्रोन भेजा हो? इसकी पूरी संभावना है। वो ड्रोन चट्टान के बेहद करीब गया हो, शायद सिर्फ 10 या 20 मीटर दूर, और उस पर क्वांटम सेंसर या नासा का फाइंडर रेडार लगा हो। इतने करीब से धड़कन पकड़ना बिल्कुल संभव है, और रक्षा विशेषज्ञ इसी को सच मानते हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक और थियरी है। क्या यह संभव है कि किसी भी सेंसर का इस्तेमाल ही ना हुआ हो? मतलब? मान लीजिए किसी ईरानी मुखबिर ने CIA को टिप दे दी हो, या फिर पेगासस जैसे स्पाईवेयर से ईरानी सेना का कम्युनिकेशन हैक कर लिया गया हो। अगर ऐसा है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा राज है। और अपने मुखबिरों को छिपाने के लिए घोस्ट मरमर की मनगढ़ंत कहानी गढ़ना एक बहुत स्मार्ट मूव है। हाँ, और इसका साइकोलॉजिकल फायदा भी है, दुश्मन में खौफ पैदा करना। बिल्कुल। अगर दुश्मन को लगे कि आप 40 मील दूर से धड़कन सुन सकते हैं तो वो छिपने की कोशिश ही क्यों करेगा? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? वही तो। चलिए मान लेते हैं कि 64 किलोमीटर का दावा सिर्फ एक धोखा है, लेकिन डार्पा के प्रोजेक्ट्स देखकर लगता है कि भविष्य बहुत अलग होने वाला है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो डार्पा का एक $24 मिलियन का प्रोजेक्ट है रॉक्स, यानी रोबस्ट क्वांटम सेंसर्स। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसका क्या काम है? अभी तक क्वांटम सेंसर्स बहुत नाजुक होते हैं, हेलीकॉप्टर के कंपन से ही उनका डेटा खराब हो जाता है। अच्छा। रॉक्स का लक्ष्य इन्हें इतना मजबूत बनाना है कि ये झटके सह सकें
और असल दुनिया में काम कर सकें। और एक एटमोसेंस प्रोजेक्ट भी है ना? जी, ये वायुमंडल को ही एक विशाल सेंसर की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। बाप रे। और जनरेशन 3 सेंसर्स तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करते हैं। वो भी कमाल है। एंटेंगलमेंट में दो कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक में बदलाव हो तो दूसरे में भी होता है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर हो। इससे तो संवेदनशीलता की हद पार हो जाएगी। और रिडबर्ग एटम्स का कॉन्सेप्ट भी है। वो क्या है? ये वो परमाणु हैं जिन्हें लेजर से बहुत ज्यादा एक्साइट कर दिया जाता है, जैसे गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भर दी हो। अच्छा, वो एकदम तनाव में आ जाते हैं। हाँ, हल्का सा झोंका भी उन्हें हिला सकता है। ये बिना एंटीना के रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। यहीं पर एक बात आती है जिसने मुझे बहुत असहज कर दिया। पेपर्स में क्वांटम फिंगरप्रिंट का जिक्र है। ये वाकई चिंता की बात है। हम सोचते हैं कि प्राइवेसी हमारा चेहरा है या उंगलियों के निशान, लेकिन हर इंसान की धड़कन का पैटर्न अनोखा होता है। बिल्कुल। अगर ये सेंसर्स और बेहतर हो गए तो भीड़ में बिना कैमरे के सिर्फ धड़कन से आपको ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब गुमनामी पूरी तरह खत्म। जो मेडिकल चमत्कार हो सकता है, वही सर्वेलांस का खतरनाक हथियार बन सकता है। सही कहा। तो अगर इस चर्चा को समेटें, घोस्ट मरमर का दावा भले ही गाजर वाले धोखे की तरह एक अतिशयोक्ति हो, लेकिन इंसान की धड़कन अब आधुनिक युद्ध में एक टैक्टिकल सिग्नेचर बन गई है। एक ऐसा निशान जिसे ट्रैक किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने शुरुआत में जीपीएस की बात की थी। हैकर्स ने जीपीएस को धोखा देना सीख लिया। अब अगर हमारी धड़कन ही क्वांटम फिंगरप्रिंट बन चुकी है, तो क्या वो दिन दूर है जब हैकर्स हमारी बायोलॉजिकल प्रेजेंस को हैक कर लेंगे? ये बहुत ही डरावना सवाल है। सोचिए, भविष्य में सेंसर्स को चकमा देने के लिए डिजिटल मशीनों से नकली धड़कनें या सिंथेटिक हार्टबीट्स पैदा की जाएंगी, ताकि भ्रम हो कि वहाँ इंसान है जबकि वो मशीनें हो। बिल्कुल। क्या इंसान के वजूद और मशीन के बीच का फर्क एक नकली धड़कन से मिटाया जा सकेगा? अगर हमारी बायोलॉजिकल सच्चाई हैक हो गई तो ये तय करना नामुमकिन हो जाएगा कि जो धड़क रहा है वो इंसान है या सिर्फ एक छलावा। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल है, और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।